Dear student, today we will discuss about the tablets additives और excipients. Means आज हम लोग ये देखेंगे what is the components used for the tablet formulation. या हम लोग कह सकते हैं tablet formulation में क्या क्या ingredients यूज होते हैं, इनका हम लोग डिस्कशन करेंगे. उस ingredients में diluents के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो टैबलेट्स इंग्रेडिएंट्स में देखें, अगर हम कोई डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करते हैं तो हमें ड्रग के साथ एक चीज़ और यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सिपिएंट. तो हम लोग ड्रग यूज़ करते हैं. ड्रग उसको हम लोग मेडिकामेंट भी कह सकते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दैट इज कॉल्ड एपीआई. एंड एक्सिपिएंट एडिटिव्स या फार्मास्यूटिकल एड्स, एक्सिपिएंट भी कहते हैं, एडिटिव्स भी कहते हैं, फार्मास्यूटिकल्स. और इनको मिक्स करने के बाद वी कैन कंप्रेस एंड वी कैन मेक अ टैबलेट्स. तो अगर हमें टैबलेट्स बनाना है तो इसमें दो चीजें हमें जरूरत पड़ गई, एक तो मेडिकामेंट और एक कंपोनेंट यूज कर रहे हैं जो अदर देन मेडिकामेंट है. ये जो अदर देन मेडिकामेंट यूज किया जा रहा है इसी को हम लोग कहते हैं एक्सिपिएंट, इसी को हम लोग कह रहे हैं एडिटिव्स और इसी को कह रहे हैं फार्मास्यूटिकल एड्स. ठीक, एडिटिव्स नाम से आपको समझ में आ रहा है कि किसी सब्सटेंस को अगर हम फॉर्मुलेशन में ऐड कर रहे हैं टू मेक अ फॉर्मुलेशन है टैबलेट्स बनाने के लिए, उसको एडिटिव्स कहते हैं. और फार्मास्यूटिकल एड्स मींस, एड्स का मतलब होता है हेल्प करना, यानी अगर किसी फॉर्मुलेशन में जो सब्सटेंस हेल्प कर रहा है दैट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल एड्स. तो देखिए मेडिकामेंट यूज करते हैं. मेडिकामेंट्स मींस हैविंग थेराप्यूटिक एक्टिविटीज, यानी मेडिकामेंट्स उसे कहेंगे जिसमें कोई थेराप्यूटिक एक्टिविटी होगी. अगर सपोज दैट मैं कहूँ पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल हैज थेराप्यूटिक एक्टिविटी एंड दैट इज कॉल्ड इट इज एंटी पायरेटिक. ठीक, ये फीवर को कम करता है, जिससे हम उसको कहेंगे मेडिकामेंट भी कहेंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं और ड्रग भी कह सकते हैं. एक्सिपिएंट देखा जाए डू नॉट हैव थेराप्यूटिक एक्टिविटी, यानी हम जिस एक्सिपिएंट की बात कर रहे हैं उस एक्सिपिएंट्स में थेराप्यूटिक एक्टिविटी नहीं होती है. मीन्स इट डज नॉट शो द एनी थेराप्यूटिक एक्टिविटी. इट नोन एज एडिटिव्स, इनको एडिटिव्स भी कहते हैं, एडजुवेंट्स भी कहते हैं और फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं. तो बहुत सारे नाम हैं, एडिटिव्स, एक्सिपिएंट, एडजुवेंट एंड फार्मास्यूटिकल एड्स. डू नॉट हैव थेराप्यूटिक एक्टिविटी, सो इट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकली इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, यानी फार्मास्यूटिकली एक्टिव नहीं है, मीन्स दे आर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स. सब्सटेंस दैट यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन अदर देन ड्रग, यानी वो सब्सटेंस जो फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है अदर देन ड्रग इज नोन एज एडिटिव्स, एक्सिपिएंट, फार्मास्यूटिकल एड्स एंड एडजुवेंट्स. ठीक है, यानी वो सब्सटेंस जो ड्रग के अलावा हम लोग फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं, टैबलेट्स बनाने में यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं एडिटिव्स. ठीक है, अब देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज करते हैं फॉर्मुलेशन इन टैबलेट्स. तो फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन. टैबलेट्स फॉर्मुलेशन में हम लोग क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, डाइल्यूएंट यूज करेंगे, बाइंडर यूज करेंगे, एंटी एडरेंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, डिसइंटीग्रेंट्स, कलर, फ्लेवर एंड स्वीटनिंग एजेंट्स. ये हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं टैबलेट्स फॉर्मुलेशन में. तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूएंट्स के बारे में कि डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं, डाइल्यूएंट्स के एग्जांपल्स क्या हैं ये देखेंगे, और क्या रिक्वायरमेंट्स है डाइल्यूएंट्स का यूज करने के लिए. तो क्या लिखा गया, डाइल्यूएंट्स आल्सो नोन एज फिलर. हम डाइल्यूएंट्स को फिलर भी कहते हैं. तो क्या, इट इज अ इनर्ट सब्सटेंस, इट इज एडेड टू इंक्रीज द बल्क इन ऑर्डर टू मेक द टैबलेट. क्या इनर्ट सब्सटेंस है, हम ऐड करते हैं बल्क बनाने के लिए, यानी क्वांटिटी को ज्यादा करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक अ टैबलेट्स. यूज्ड व्हेन डोज ऑफ ड्रग इज स्मॉल. अब टैबलेट्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाउडर यूज करते हैं इस तरह से, और इस पाउडर को हम लोग कंप्रेस करते हैं, वी कैन मेक अ टैबलेट्स. ये कंप्रेस किया हमने और कंप्रेस करके हमने टैबलेट्स बना दिया. अगर ये जो ड्रग हमने यूज किया, इस ड्रग का डोज बहुत स्मॉल है, यानी लो है. जैसे आप देखते हैं बहुत सारे ड्रग का डोज होता है 0.5 mg, 0.25 mg.
तो अगर ड्रग का डोज बहुत कम है और अगर हम चाहें इस ड्रग को कंप्रेस कर लें, टैबलेट्स के फॉर्म में कंप्रेस करें, तो इसकी हैंडलिंग ही डिफिकल्ट होगी और आसानी से इसे कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इनर्ट सब्सटेंस ऐड करेंगे ताकि इसका बल्कीनेस यानी इसका अमाउंट बढ़ जाए। यानी वी कैन ऐड 150 mg इनर्ट सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड डाइल्यूएंट्स। ठीक है, 200 mg हमने कोई चीज और ऐड कर दिया। अब 200 mg जैसे आपने कन्वर्ट किया तो ये 200 0.5 mg, यानी अब इसकी क्वांटिटी 0.5 से हो गया 200.5। अब इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर गई, अब इसको आसानी से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो डाइल्यूएंट्स क्या है, डाइल्यूएंट एक इनर्ट सब्सटेंस है और ये हमारे पाउडर को बल्की बनाने के लिए यूज किया जाता है। और बल्की का मतलब है क्वांटिटी हम लोग ज्यादा करते हैं, और क्वांटिटी इसलिए ज्यादा करते हैं कि हम इसको इजीली क्या करें, कंप्रेस कर सकें। ठीक है, और हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं, तब यूज करेंगे जब हमारे ड्रग का डोज बहुत स्मॉल हो, और जब ड्रग का डोज स्मॉल होता है तो वी कैन नॉट हैंडल इट प्रॉपरली, वी कैन नॉट कंप्रेस प्रॉपरली। इस कंडीशन में इस स्मॉल को हम लोग क्या करते हैं, लार्ज बनाते हैं, और लार्ज बनाने के लिए हम इसमें ऐड करते हैं डाइल्यूएंट्स। अब देखो जो राउंड टैबलेट्स होता है फॉर इंजेक्शन के लिए जो बनाए जाते हैं, राउंड टैबलेट्स है आपका, साइज रेंज जो होती है कि 3/16 टू ½ इंच, यानी स्मॉलेस्ट होता है 3/16 और जो लार्ज है 1/2। देखा जाए लेस देन 3/16 इंच अगर है, अगर आपके टैबलेट्स का साइज इससे कम है तो इसकी हैंडलिंग ही बहुत डिफिकल्ट होगी। यानी आपका टैबलेट्स इतना छोटा, अब इसको हैंडल करना इजी नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट हैंडलिंग होगी। ठीक, और अगर आपके टैबलेट्स का साइज मोर देन ½ इंच है, 1/2 इंच है, तो डिफिकल्ट टू स्वॉलो, हम उसको आसानी से स्वॉलो नहीं कर पाएंगे। तो हम टैबलेट्स को बहुत छोटा भी नहीं बना सकते और बहुत बड़ा भी नहीं कर सकते। यानी 3/16 टू 1/2 इंच के बीच में अपने टैबलेट्स को रखना है। यानी 3/16 अगर हमें रखना है तो हमें अपने पाउडर में इतना इनर्ट सब्सटेंस ऐड करना है कि हमारे टैबलेट का साइज 3/16 हो जाए, जिसको हम आसानी से हैंडल कर सकें। ठीक है, वेट रेंज जो माना जाता है कि पाउडर का 120 टू 720 mg, यानी एक मिनिमम 120 mg को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं और 720 को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ओवल टैबलेट की बात करें तो हम लोग 800 mg को भी कंप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे ये देखें आपका लार्जर टैबलेट्स है और ये स्मॉलर टैबलेट्स है। ठीक, अब इससे ज्यादा अगर स्मॉलर टैबलेट्स हो जाएगा तो इसकी हैंडलिंग क्या होगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए हम लोग इसमें डाइल्यूएंट्स ऐड करते हैं कि हम अपने टैबलेट जो टैबलेट्स बना रहे हैं इसका साइज फॉर इनफ करें ताकि इसकी हैंडलिंग क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो इसलिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, डाइल्यूएंट्स। और डाइल्यूएंट्स कब मिलाएंगे, जब ड्रग का डोज बहुत कम होगा। ठीक है, तो प्राइमरी रीजन तो हमारा था क्या, बल्क, यानी बल्कीनेस हम लोग इंक्रीज कर रहे थे कंप्रेस करने के लिए। सेकेंडरी रीजन देखें कि हम लोग डाइल्यूएंट इसलिए भी ऐड करते हैं टैबलेट की प्रॉपर्टी इनहांस करने के लिए, इंप्रूव कोहेसिवनेस बढ़ाने के लिए और फ्लो प्रॉपर्टी को भी इंक्रीज करने के लिए हम लोग डाइल्यूएंट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अब कहा गया कि द डोज ऑफ सम ड्रग इज सफिशिएंटली हाई दैट नो फिलर और डाइल्यूएंट इज रिक्वायर्ड। जब आपके ड्रग का डोज सफिशिएंट है, जैसे कहा गया 120, अगर आपके ड्रग का डोज मोर देन 120 है तो हमें अब इसमें डाइल्यूएंट मिलाने की जरूरत नहीं है। यानी हम डाइल्यूएंट तभी मिलाएंगे जब ड्रग का डोज कम होगा, और अगर ड्रग का डोज हाई है, सफिशिएंटली हाई है, तो दैट नो फिलर और डाइल्यूएंट इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल में देखें, एस्पिरिन है, सर्टेन एंटीबायोटिक्स हैं, तो एस्पिरिन और एंटीबायोटिक्स का डोज ज्यादा होता है। इस कंडीशन में अगर हम एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, एस्पिरिन प्रिपेयर कर रहे हैं, पैरासीटामोल प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप पैरासीटामोल देखें तो पैरासीटामोल का डोज ही 500 mg है। अब 500 mg डोज है तो इसमें कोई भी डाइल्यूएंट यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका डोज ज्यादा है। तो जब आपके ड्रग का डोज ज्यादा है उस कंडीशन में आपको फिलर और डाइल्यूएंट यूज करने की जरूरत नहीं है।
सर्टेन डाइल्यूएंट्स, कुछ डाइल्यूएंट्स होते हैं जैसे मैनिटॉल, लैक्टोज, सॉर्बिटॉल, सुक्रोज, आयनोसिटॉल्स हेल्प इन डिसइंटीग्रेशन। तो कुछ डाइल्यूएंट्स आपके ऐसे भी हैं जो डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करते हैं। और डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, ये मैं आपको वीडियो लेक्चर जिसका बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। डिसइंटीग्रेशन अगर आप देखें सिंपली क्या है, तो ये ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करता है किसका? टैबलेट का। जो हमारा टैबलेट्स है उसको तोड़ता है। तो जैसे हमारा टैबलेट्स है, अब जब आप इसको स्वालो करते हैं तो कहां जाएगा? जीआई में। और जैसे जीआई में जाता है इसके चारों तरफ वाटर अटैक करता है, और जो इसमें डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं इसको तोड़ने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो इस तरह से स्मॉलर फ्रेगमेंट में टूट जाता है, और जब स्मॉलर फ्रेगमेंट में टूटता है तो आसानी से ये डिसॉल्व होगा, और जब आसानी से डिसॉल्व होगा तो ब्लड को आसानी से आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां चला जाएगा? ब्लड में। तो ये डिसइंटीग्रेशन का हेल्प होता है कि आपके टैबलेट्स को तोड़ेगा, तोड़ने के बाद उसको आसानी से डिसॉल्व करेगा, और जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस करके कहां चला जाएगा? ब्लड में। तो ये जो डाइल्यूएंट्स है जैसे मैनिटॉल है, लैक्टोज है, सॉर्बिटॉल है, सुक्रोज है, आयनोसिटॉल है, ये डाइल्यूएंट्स का काम तो करते हैं, लेकिन साथ साथ ये डिसइंटीग्रेंट्स का भी काम करते हैं, जिनको हम लोग च्यूएबल टैबलेट्स में यूज करते हैं। ठीक है। अब आइडियल कैरेक्टरिस्टिक देखें डाइल्यूएंट्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कॉमनली सब ड्रग के लिए, सारे एक्सिपिएंट्स के लिए जनरली कॉमन होता है। अगर आप देखिए मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, तो जब भी कोई भी एक्सिपिएंट यूज करेंगे वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ह्यूमन के लिए भी होना चाहिए, और अगर हम लोग वेटनरी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एनिमल के लिए, ये दोनों के लिए नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नहीं कोई भी टॉक्सिसिटी शो नहीं करना चाहिए। एक्सेप्टेबल टू रेगुलेटरी एजेंसी, जो भी रेगुलेटरी एजेंसी है जो हमारे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करती हैं, उसके अंदर वो एक्सेप्ट होना चाहिए। मस्ट बी फिजियोलॉजिकली इनर्ट, ये फिजियोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए। फिजियोलॉजिकली इनर्ट का मतलब है ये हमारे किसी भी फिजियोलॉजी को चेंज ना करे। फिजियोलॉजी का मतलब है कि अगर हमारा हार्ट रेट है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। यानी अगर हमारा कोई एक्सिपिएंट है तो ना हार्ट रेट इंक्रीज करे ना हार्ट रेट डिक्रीज करे, तो इसको कहेंगे फिजियोलॉजिकली इनर्ट। तो फिजियोलॉजिकल इनर्ट का मतलब है कि हमारे किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को ये चेंज ना करे, ना तो इंक्रीज करे ना तो डिक्रीज करे, ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकली इनर्ट। मस्ट बी स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए, फिजिकली भी स्टेबल हो, केमिकली स्टेबल हो, बायोलॉजिकली स्टेबल हो, तीनों तरह से स्टेबल होना चाहिए। अलोन, अकेले हो या ड्रग के साथ हो, यानी हमारा जो एक्सिपिएंट है वो अगर अलोन है तब भी स्टेबल हो, और ड्रग के साथ रखा जाए तब भी स्टेबल हो, फिजिकली भी स्टेबल हो, केमिकली भी और बायोलॉजिकली, तीनों तरह से स्टेबल होना चाहिए। मस्ट बी कलर कॉम्पेटेबल, कलर कॉम्पेटेबल होना चाहिए, यानी मीन्स शुड नॉट प्रोड्यूस एनी ऑफ कलर अपीयरेंस। ऐसा नहीं कि हम डाइल्यूएंट्स में मिलाने के बाद ये कोई ऑफ कलर शो करने लगे। मस्ट हैव नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन बायो अवेलेबिलिटी, यानी हम जो एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं ऐसा ना हमारे ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को क्या करे? डिक्रीज करे। यानी कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमारे बायो अवेलेबिलिटी को ये चेंज नहीं करेगा, यानी कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक, यानी बायो अवेलेबिलिटी को कम नहीं करना चाहिए। मीन्स तो अगर बायो अवेलेबिलिटी कम होगी तो ड्रग की एफिशिएंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। मस्ट बी कॉमर्शियली अवेलेबल, ये सब आपको समझ में आ रहा है। एक्सेप्टेबल ग्रेड में कॉमर्शियली अवेलेबल होगा तभी हम लोग आसानी से प्रोक्योर करके टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इकोनॉमिकल होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिकल। कोई भी चीज अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो इकोनॉमी इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अगर बहुत कॉस्टली है तो कॉस्टली होने के बाद इसमें मार्केट में डिमांड इसकी कम हो जाती है। इकोनॉमिकल है, चूंकि पेशेंट्स को यूज करना है तो इसकी मार्केट में डिमांड बनी रहेगी। must not contraindicated by themselves, must not be contraindicated by themselves, यानी आप कोई अगर एक्सिपिएंट यूज कर रहे हैं वो खुद ही कंट्राइंडिकेशन ना क्रिएट करे। एग्जांपल जैसे आपने यूज किया सुक्रोज, अब जब आपने सुक्रोज यूज किया तो सुक्रोज डायबिटिक पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं होगा, तो सुक्रोज पहले ही कंट्राइंडिकेट कर दिया कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं है। तो जब हम लोग सुक्रोज का सिलेक्शन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे
कि ये डायबिटिक पेशेंट्स को न दिया जाए। तो एक तरह से कंट्राइंडिकेशन है आज सुक्रोज का, खुद का कंट्राइंडिकेशन है। मस्ट बी कॉम्पिटेबल विद द मेडिकामेंट। कॉम्पिटेबल का मतलब है कि अगर हमारे पास ड्रग और मेडिकामेंट अगर एक्सिपिएंट है, इन दोनों में कोई भी इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी इंटरैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इंटरैक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड इनकॉम्पिटेबिलिटी। अगर इंटरैक्शन हुआ तो उसको कहेंगे इनकॉम्पेटेबिलिटी। ठीक, तो कॉम्पेटेबिलिटी का मतलब होता है कि ड्रग एंड एक्सिपिएंट एक साथ रहने के लायक हैं, यानी ये आपस में इंटरैक्ट नहीं करते हैं। जैसे हम लोग डिसइंटीग्रेट्स में बताया था कि दो स्टूडेंट्स हैं, अगर एक ही कमरे में हैं तो अगर वो लड़ाई झगड़ा नहीं करे इट मीन्स दे आर कॉम्पिटेबल, और आपस में अगर वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं दे आर इनकॉम्पिटेबल। तो ये हमारे ड्रग और एक्सिपिएंट के साथ है कि अगर हमारा ड्रग और एक्सिपिएंट आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पेटेबल, और अगर आपस में इंटरैक्ट कर रहा है, रिएक्शन परफॉर्म कर दे रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे इनकॉम्पेटेबल। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें इनकॉम्पेटेबिलिटी का कि टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है विथ कैल्शियम फिलर। अगर हम लोग ऐसा डायल्यूएंट यूज कर रहे हैं जिसमें कैल्शियम है, ये क्या कर रहा है, रिड्यूस द बायो अवेलेबिलिटी हाफ, यानी जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी है उसको हाफ कर दे रहा है। किस कारण से, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है, यानी टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है, और ये कॉम्प्लेक्स आपके ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को हाफ कर दे रहा है। दैट इज कॉल्ड इनकॉम्पेटेबिलिटी, यानी टेट्रासाइक्लिन इनकॉम्पेटेबल विद कैल्शियम फिलर। यानी कह सकते हैं डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट जो कैटाइंस होते हैं, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट कैटाइंस में कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे विथ एसिड फंक्शनल एंटीबायोटिक्स। जो एसिड फंक्शनल एंटीबायोटिक है, इसमें अगर आप कोई कंपोनेंट्स यूज करते हैं जो डाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट कैटाइंस जिसमें हो, वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स बनाने से क्या होगा, जो इसका एब्जॉर्प्शन है ड्रग का, एब्जॉर्प्शन घटेगा, और जब एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हुआ तो आप कहेंगे कि जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में नहीं जाएगा। जब ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिक क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता मिल्क नॉट रिकमेंडेड। कुछ ड्रग के साथ हम लोग मिल्क को रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग कहें टेट्रासाइक्लिन मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के साथ नहीं लेना चाहिए, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट दोनों के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मिल्क में क्या है, कैल्शियम। तो आप इसीलिए सर्टेन कंडीशन में मिल्क को रिकमेंड नहीं करते हैं। यानी अगर मिल्क टेट्रासाइक्लिन आपने मिल्क के साथ लिया तो मिल्क में कैल्शियम है, कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन से बाइंड करेगा और अगेन उसकी बायो अवेलेबिलिटी को कम कर देगा। तो अगर ये कंडीशन जनरेट हो रही है इस तरह के, तो इसको कहते हैं इनकॉम्पेटेबिलिटी। यानी हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारा ड्रग कॉम्पेटेबल होना चाहिए, न कि इनकॉम्पेटेबल होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देखा जाए, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो शुगर में देखिए डेक्सट्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, एमाइलोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, आयनोसिटॉल, ये सब हम लोग यूज करते हैं। डेक्सट्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज, एमाइलोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, आयनोसिटॉल। पॉलीसैकेराइड्स में हम लोग स्टार्च यूज करते हैं, मॉडिफाइड स्टार्च है, स्टारएक्स 500, सेल्यूटेप इसके नेम है, ब्रांड नेम। सेलुलोज एंड डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज हम लोग यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक में देखा जाए कैल्शियम फास्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम लैक्टेट ट्राइहाइड्रेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मिसलेनियस में हम लोग बेंटोनाइट भी यूज करते हैं, पॉलीविनाइल यूज करते हैं, पायरोलिडीन, कैओलिन, पॉलीविनाइल पायरोलिडीन, ये इसको हम लोग पीबीपी भी कहते हैं, कैओलिन यूज करते हैं, सिलिकॉन डेरिवेटिव्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो दीज आर द वेरियस एग्जांपल ऑफ द डाइल्यूएंट्स। अब इसमें पहला कैल्शियम साल्ट जिसमें हाइड्रेट्स है, अगर आप देखें हाइड्रेट्स, तो हाइड्रेट्स क्या होता है कि ऐसे कंपोनेंट जिसके साथ वाटर अटैच हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स। ऐसा ड्रग जिसके साथ वाटर अटैच हो उसको बोलते हैं हाइड्रेट्स, एंड इसको वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखें डाई कैल्शियम फास्फेट डाइहाइड्रेट, या इसको हम लोग कहते हैं डाई कैल्शियम आर्थोफास्फेट, जिसको डिनोट करते हैं डीसीपी से। और इसका फॉर्मूला देखें तो इस फॉर्मूले में 2H2 आ रहा है, यानी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेट्स। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट्स है,
कॉपर सल्फेट 2H2O, यहाँ पे भी वाटर अटैच हो रहा है। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स। इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा FeSO4 into 5H2O, CuSO4 into 7H2O, और एलएम जो फिटकरी का फॉर्मूला होता है उसमें लास्ट में 24H2O लिखा जाता है। तो जहां पे इस तरह के वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होते हैं ड्रग के साथ, इनको हम लोग कहते हैं, अरे किसी भी सब्सटेंस के साथ, ड्रग के साथ या सब्सटेंस के साथ ऐड होते हैं, इनको बोलते हैं हाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये जो हाइड्रेट्स हैं, ये जो वाटर है इसके साथ वो क्या है, बाउंड है, इसके साथ अटैच है, तो इसलिए हम कहते हैं इट्स कंटेन बाउंड वाटर। और ये कंटेन्स किया बाउंड वाटर। बाउंड वाटर क्या, नॉट रिलीज बिलो 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये जो वाटर है रिलीज ही नहीं होगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड के। अगर आपको इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रखते हैं तो ये वाटर रिलीज नहीं होगा। जैसे टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा तब ये बाउंड वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। यानी ये जो बाउंड वाटर है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे अनअवेलेबल फॉर्म में होगा, किसी को नहीं मिलेगा, तो इसलिए कहा जाता है अनअवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन। यानी अगर आप इसको अगर कह रहे हैं वाटर एसोसिएट और किसी ड्रग के साथ इसको रखें तो रिएक्ट कर जाएगा। ये रिएक्ट इसलिए नहीं करेगा कि ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रिलीज होगा, इसलिए अनअवेलेबल है फॉर केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए अनअवेलेबल है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं सुटेबल है फॉर वाटर सेंसिटिव ड्रग के लिए। यानी ये जो कैल्शियम साल्ट और हाइड्रेट्स है, हम इसको वाटर सेंसिटिव ड्रग के लिए यूज कर सकते हैं। वाटर सेंसिटिव ड्रग का मतलब है कि ऐसा ड्रग सब्सटेंस जो वाटर के प्रेजेंस में डिटोरिएट हो जाए। तो ये हम इसके साथ वाटर अटैच है, तो ये सीख के कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये वाटर रिलीज नहीं करेगा। जब वाटर रिलीज नहीं करेगा तो ये वाटर सेंसिटिव ड्रग के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इट इज सुपीरियर टू एनहाइड्रस डाइल्यूएंट। जो एनहाइड्रस डाइल्यूएंट होते हैं, हाइड्रस इसको हाइड्रेट्स कहा गया क्योंकि वाटर है। एनहाइड्रस का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जिसमें वाटर नहीं है। अगर आप लिखें सिर्फ कॉपर सल्फेट, ये क्या एनहाइड्रस फॉर्म में है, लेकिन जैसे आपने लगा दिया 2H2O तो ये हाइड्रेट फॉर्म हो गया। तो ये कहा गया कि जो हाइड्रेट्स है सुपीरियर होते हैं एनहाइड्रस डाइल्यूएंट से, ठीक, विच हैज मॉडरेट टू हाई मॉइस्चर डिमांड, जिनको मॉइस्चर कम चाहिए, किनको, इनको मॉइस्चर कम चाहिए हाइड्रेट्स को, क्योंकि दे आर ऑलरेडी हैविंग अ सर्टेन काइंड्स ऑफ द मॉइस्चर। It reduces the bioavailability of some antibiotics like tetracycline due to complex formation। ये मैं आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक के इनकॉम्पेटिबिलिटी में बताया कि टेट्रासाइक्लिन, कैल्शियम, ये जो इसमें कैल्शियम है, ये कैल्शियम आपके यहाँ पे इसमें देखें तो डाई कैल्शियम है, तो इसमें कैल्शियम है। अगर हम इसको टेट्रासाइक्लिन के साथ यूज कर सकते हैं तो कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये जो कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन कॉम्प्लेक्स है इससे एब्जॉर्प्शन घटेगा, और जब एब्जॉर्प्शन घटेगा तो वही मैंने बताया कि बायो अवेलेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये कैल्शियम के साल्ट के साथ एक डिसएडवांटेज है कि हम इसको टेट्रासाइक्लिन या जो अभी का एसिड फंक्शनल एंटीबायोटिक्स के साथ हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। अब सेकेंड एग्जांपल है लैक्टोज। लैक्टोज देखें तो इट इज अ मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट फॉर द टैबलेट फॉर्मुलेशन। ये सबसे ज्यादा टैबलेट फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है। ये हाइड्रस फॉर्म में भी होता है और एनहाइड्रस फॉर्म में होता है। जो एनहाइड्रस फॉर्म है ये मिलार्ड रिएक्शन शो नहीं करता है। तो देखिए दो फॉर्म है, हाइड्रस और एनहाइड्रस। जो हाइड्रस फॉर्म है वो वेट ग्रेनुलेशन के लिए सुटेबल है। जो ग्रेनुलेशन होता है दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन ऑफ पाउडर। एग्रीगेशन ऑफ पाउडर यानी स्मॉल एग्रीगेशन ऑफ पाउडर कहते हैं। जैसे हमारे पास ये पाउडर अलग अलग है, और ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है कि हम इनको क्या करें, इस तरह से दो दो तीन तीन पार्टिकल्स को अटैच कर दें, और ये जो दो दो तीन तीन पार्टिकल्स को आपने अटैच किया इसी को कहते हैं ग्रेन्यूल्स। और ये जो ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं ये डेंसिटी को अल्टर करने के लिए और फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, इसका डिटेल हम लोग ग्रेनुलेशन में डिस्कशन करेंगे। तो हाइड्रस है तो वेट ग्रेनुलेशन में यूज करेंगे। एनहाइड्रस फॉर्म में है सो फास्ट डिसइंटीग्रेशन, गुड फ्राइबिलिटी, ठीक, नो स्टिकिंग बाइंडिंग एंड कैपिंग एक्टिविटी। तो ये जो स्टिकिंग बाइंडिंग, स्टिकिंग और कैपिंग है ये टैबलेट्स के डिफेक्ट हैं। तो टैबलेट्स के डिफेक्ट होगा वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। यानी एनहाइड्रस फॉर्म यूज करते हैं तो हमारे टैबलेट्स में कैपिंग नहीं होगी, ठीक है, फास्ट डिसइंटीग्रेशन होगा। दो ग्रेड इसके अवेलेबल हैं, ए 60 to 80 मेस जिसको हम लोग कोर्स यानी लार्जर पार्टिकल्स, ए 60 to 100 मेस जो उसको हम लोग कहते हैं रेगुलर ग्रेड।
ये 2 ग्रेड के आपके लैक्टोज अवेलेबल हैं। अब इसका भी एक डिसएडवांटेज, जैसे कैल्शियम का एक डिसएडवांटेज था। कैल्शियम का डिसएडवांटेज क्या था? टेट्रासाइक्लिन, कि ये कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है तो आपका अवेलेबिलिटी घट जा रही है, बायो अवेलेबिलिटी। इसका डिसएडवांटेज देखें तो लैक्टोज रिएक्ट करता है एमीन ड्रग के साथ। अगर आपके ड्रग में एमीन है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन लुब्रिकेंट्स, जैसे मैग्नीशियम स्टरेट है, तो ये डी कलर्स कर देता है, यानी डार्क ब्राउन कलर छोड़ता है। ये जो डार्क ब्राउन कलर है इसी को हम लोग कहते हैं मिलार्ड्स रिएक्शन, यानी लैक्टोज है, एमीन ड्रग है, तो ये डार्क जो ब्राउन कलर आ रहा है इसी को मिलार्ड्स रिएक्शंस बोलते हैं। यानी ये प्रोटीन है, प्रोटीन मानी एमीन्स, मीन्स प्रोटीन में एमीन्स होते हैं। शुगर है और हीट हुआ तो कलर, फेवर्स, एरोमा। ये जो ब्रेड हम लोग बनाते हैं, ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर, ये जो ब्राउन कलर है ये मिलार्ड रिएक्शंस के कारण हो रहे हैं, ठीक। तो यही मिलार्ड रिएक्शन आपके फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में मिल सकते हैं। आपने प्रोटीन लिया, शुगर लिया, हीट प्रोवाइड किया, तो ये देखें आपका ब्राउन कलर सिस्टम मिला। तो इसको हम लोग मिलार्ड रिएक्शंस बोलते हैं। यानी लैक्टोज, ये जो शुगर है ये क्या है? लैक्टोज, ठीक। तो लैक्टोज और एमीन ड्रग है, और अगर ये अल्कलाइन लुब्रिकेंट्स मिल जाए जैसे मैग्नीशियम स्टरेट, तो हमारे टैबलेट्स का कलर चेंज हो जाता है, डिसकलर हो जाता है, मिलार्ड्स रिएक्शन इसको कहते हैं। ये लैक्टोज का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो ब्राउनिंग ऑफ जब ब्रेड है, अगर आप जब भी ब्रेड खाएं और जब देखें ब्रेड ब्राउन है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि किसके कारण है? मिलार्ड रिएक्शन के कारण है। अब स्प्रे ड्राइड लैक्टोज है, इट इज यूज फॉर द डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको यूज करते हैं। इसकी फ्लो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। इसमें भी स्प्रे ड्राइड लैक्टोज है, लैक्टोज का ही फॉर्म है ये। इसमें भी डीकलरेशन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस मॉइस्चर, मॉइस्चर ज्यादा हो, एमीन हो या अदर कंपोनेंट, तो ये भी मिलार्ड रिएक्शंस को शो करेगा। स्टार्च, स्टार्च भी हम लोग यूज करते हैं एज अ डाइल्यूएंट, और ये मिलेगा हम लोगों को कॉर्न से मिल सकता है, व्हीट से मिलता है और पोटैटो, तीनों चीजों से मिलती है। ये हम लोग ऑकेजनली कभी कभी टैबलेट डाइल्यूएंट्स के रूप में यूज करते हैं। इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट देखें 11 टू 14 डिग्री होता है, लेकिन अगर हम लोग ड्राइड स्टार्च यूज कर रहे हैं तो ड्राइड स्टार्च में 2 to 4% मॉइस्चर कंटेंट होता है। और ये जो ड्राइड स्टार्च है ये वेट ग्रेनुलेशन के लिए सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि जो ड्राइड स्टार्च है कॉस्टली आते हैं, और ये कॉस्टली सिर्फ अपने मॉइस्चर कंटेंट के कारण है। तो जब आप वेट ग्रेनुलेशन के थ्रू ग्रेनुल्स बनाएंगे, वेट ग्रेनुलेशन का मतलब है कि हम लोग इसमें वाटर यूज कर रहे हैं या कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। तो जैसे आपने वाटर यूज किया वेट ग्रेनुलेशन के लिए, तो अब इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च आते हैं, ठीक, RX 1500, ये फ्री फ्लोइंग होते हैं और डायरेक्टली कंप्रेसिबल हैं, यानी हम लोग इसको डायरेक्ट कंप्रेस कर सकते हैं। यूज एज अ डाइल्यूएंट, बाइंडर एंड डिसइंटीग्रेंट्स। ये हम इसको तीनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं, डाइल्यूएंट के फॉर्म में भी यूज करते हैं, बाइंडर जो ग्रेनुल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, डिसइंटीग्रेंट जो मैंने बताया टैबलेट्स तोड़ने के लिए होता है। तो ये तीनों फॉर्म में यूज किया जाता है। एमडेक्स एंड सेलुटेब आर 2 हाइड्रोलाइज स्टार्च होते हैं, जिसमें कंटेन्स होता है डेक्सट्रोज 92% होता है, एंड माल्टोज होता है 3 to 5%, ठीक। इट इज अ स्वीट एंड गिव स्मूथ फीलिंग इन द माउथ। तो ये जनरली पूछा जाता है हाइड्रोलाइज स्टार्च आपके डाइल्यूएंट्स में, एग्जांपल एमडेक्स एंड सेलुटेब। और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके कंपोजिशन भी पूछे जाते हैं कि डेक्सट्रोज कितना होता है 90 to 92% एंड माल्टोज होता है 3 to 5%। इसके बाद देखिए मैनिटॉल है। मैनिटॉल इट इज वाइडली यूज इन द चिवेबल टैबलेट्स। चिवेबल टैबलेट्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बिकॉज द नेगेटिव हीट ऑफ सोल्यूशन। नेगेटिव हीट ऑफ का सोल्यूशन नेगेटिव हीट है, यानी कूलिंग सेंसेशन मिलेगा माउथ में, तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है, इसलिए मैनिटॉल यूज किया जाता है। स्लो डिजोल्व होगा, यानी हाईली सॉल्युबल नहीं, स्लो सॉल्युबल है, तो च्यूएबल टैबलेट्स के लिए ये ज्यादा सुटेबल है क्योंकि ये बहुत देर में डिजोल्व होगा। प्लीजेंट फीलिंग है इन द माउथ, माउथ में प्लीजेंट फीलिंग आ रही है, कूलिंग सेंसेशन भी मिल रहा है। इट इज अ रिलेटिवली नॉन हाइग्रोस्कोपिक, ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है। इट कैन बी यूज इन द विटामिन फॉर्मुलेशन। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है
कि विटामिन फॉर्मुलेशन के लिए जो सबसे ज्यादा हम लोग डायलुएंट्स यूज करते हैं दैट इज अ मैनिटॉल। चीवेबल टैबलेट्स में तो हम लोग यूज करते ही हैं, साथ में इसको विटामिन फॉर्मुलेशन में भी यूज करते हैं। रिक्वायर्ड फेयरली हाई लुब्रिकेंट लेवल ड्यू टू पुअर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, यानी इसका जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो पुअर है, तो फ्लो प्रॉपर्टी पुअर होने के नाते जब हम लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा यूज करेंगे। तो ये जो मैनिटॉल है ये च्यूवेबल टैबलेट्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसका मेन रीजन है नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन एंड स्लो सॉल्युबिलिटी। इसके बाद सॉर्बिटॉल है, ऑप्टिकल आइसोमर है मोनिटॉल का, मैनिटॉल का ऑप्टिकल आइसोमर है, और इसको हम लोग मैनिटॉल के साथ यूज करते हैं टू रिड्यूस द डाइल्यूएंट कॉस्ट। मैनिटॉल की कॉस्ट ज्यादा है, उसकी कॉस्ट कम करने के लिए हम लोग सॉर्बिटॉल यूज करते हैं। अब सुक्रोज भी यूज किया जाता है, सम सुक्रोज बेस्ड डाइल्यूएंट्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे शुगर टैब, डाईपैक, न्यू टैब, ये इनके ब्रांड नेम है। जो ट्रेड नेम जिसको कहा जाता है शुगर टैब, जिसमें 90 to 93% सुक्रोज होता है, 7 to 10% इनवर्ट शुगर होता है, ठीक। डाईपैक में 97% सुक्रोज होता है, 3% मॉडिफाइड एक्सट्रीन्स होते हैं। न्यूटैब में 95% सुक्रोज होता है, 4% इनवर्ट शुगर होता है। स्मॉल अमाउंट में कॉर्न स्टार्च होता है, प्लस मैग्नीशियम स्टेरेट होते हैं। तो ये सुक्रोज के ट्रेड नेम्स हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी कंपोजिशंस पूछा जाता है। शुगर टैब के पोजीशन क्या कंपोजिशन है, सुक्रोज कितना होता है, 90 to 93%। डाईपैक में सुक्रोज 97% होता है, न्यू टैब में 95% होता है, ठीक है। इन सब को डायरेक्ट कंप्रेशन में यूज कर सकते हैं। ऑल आर हाइग्रोस्कोपिक व्हेन एक्सपोज टू द एलिवेटेड ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी थोड़ा बड़ा कर दें, बढ़ा दें, तो उसमें ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड द लास्ट इज अ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं MCC से। इसका भी ट्रेड नेम एविसिल है, और ये भी डायरेक्ट कंप्रेशन मटेरियल है। 2 ग्रेड में अवेलेबल है, PH101 पाउडर एंड PH102 ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है। ये भी डाइल्यूएंट्स एंड डिसइंटीग्रेंट दोनों की तरह काम करता है, डाइल्यूएंट्स के भी तरह भी काम करेगा और डिसइंटीग्रेंट्स की भी तरह काम करेगा। जैसे मॉडिफाइड स्टार्च में आपने देखा कि वो डाइल्यूएंट, बाइंडर और डिसइंटीग्रेंट तीनों की तरह यूज कर रहा था, उसी तरह से माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज आप देखें तो डाइल्यूएंट्स के भी फॉर्म में यूज हो रहा है और डिसइंटीग्रेंट्स के भी फॉर्म में यूज हो रहा है। तो ये आपका था टैबलेट्स इंग्रेडिएंट्स के बारे में, क्या क्या हम लोग टैबलेट्स में मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। तो 2 चीजें आपने यूज किया, ड्रग प्लस एक्सिपिएंट। ड्रग जिसमें फार्माकोलॉजिकल थेराप्यूटिक एक्टिविटी है, और एक्सिपिएंट है जिसमें आपकी फार्माकोलॉजिकल और थेराप्यूटिक एक्टिविटीज नहीं होती, यानी अदर देन ड्रग। उसके बाद आपने देखा डाइल्यूएंट्स थे, बाइंडर्स थे, डिसइंटीग्रेंट्स थे, आपके लुब्रिकेंट, एंटी एडरेंट, ग्लाइडेंट, ठीक, कलर, फ्लेवर और स्वीटनिंग एजेंट, इस तरह के हम लोग इंग्रेडिएंट्स को यूज किए। और आज जो हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन किया वो डाइल्यूएंट्स का किया। और डाइल्यूएंट्स क्यों यूज करते हैं ये मैंने बताया कि जब ड्रग का डोज बहुत कम होता है तब हम लोग इसमें क्या मिलाते हैं, डाइल्यूएंट। और डाइल्यूएंट इसलिए मिलाते हैं कि ये बल्क हो जाए, यानी इसका थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज हो जाए, जिसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। यानी अगर ड्रग का डोज ज्यादा है उस कंडीशन में हम लोग इसमें डाइल्यूएंट्स ऐड नहीं करेंगे, अगर ड्रग का डोज कम है तभी डाइल्यूएंट्स ऐड करेंगे। उसके बाद आपने इसकी प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी में आपने नॉन टॉक्सिक, फिजियोलॉजिकली इनर्ट, ठीक। उसके बाद कॉमर्शियली अवेलेबल था, आपका इकोनॉमिकल होना चाहिए था, स्टेबल हो था कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल स्टेबल होना चाहिए। नेगेटिव इफेक्ट, नो नेगेटिव इफेक्ट ऑन बायोअवेलेबिलिटी, यानी बायोअवेलेबिलिटी को चेंज ना करे। एंड आपने देखा था कॉम्पिटेबल, यानी हमारा जो डाइल्यूएंट है वो ड्रग के साथ कॉम्पिटेबल होना चाहिए, इनकॉम्पिटेबल नहीं होना चाहिए। जिसमें आपने देखा टेट्रासाइक्लिन, अगर आप कैल्शियम या डाई या ट्राइवेलेंट मेटल के साथ देते हैं तो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के उसकी बायोअवेलेबिलिटी को कम कर देता है। इसीलिए कहा जाता है टेट्रासाइक्लिन मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस में हम लोग मिल्क को रिकमेंड नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल के बाद कुछ डाइल्यूएंट्स के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया। जैसे आपने
हाइड्रेट्स यानी कैल्शियम साल्ट के बारे में देखा, तो कैल्शियम साल्ट का जो डिसएडवांटेज बताया गया वहां पे भी कैल्शियम है और वो टेट्रासाइक्लिन के साथ बाइंड करेगा। उसके बाद लैक्टोज में आपको मिलार्ड रिएक्शन के बारे में बताया गया कि ये आपका ब्राउन कलर देता है, कलर को डिकलर कर देता है। और उसके बाद आपने डिफरेंट आपने स्टार्च देखा, मैनिटॉल देखा, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइल्यूएंट। तो कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो बी हैप्पी विथ यू, हु यू आर एंड हाउ यू लुक। तो हमेशा खुश रहिए विथ यू, अपने आप को देख के, हु यू आर एंड हाउ यू लुक। कभी ये मत सोचिए मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा हूँ, आप अपने आप को देख के हमेशा खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।